हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और इस जो अपना ये क्लास होने वाली है ये हम वेक्टर पर करने वाले हैं। ठीक है, तो वेक्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो आइए देखते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेक्टर वेक्टर सदिश। तो देखते हैं इस टॉपिक्स में से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है समान सदिश से इक्वल वेक्टर। समान सदिश, तो देखिए जिससे किस प्रकार क्वेश्चन बनता है। तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा आपके पास, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि सदिश ए सदिश व बी सदिश कैसे सदिश है? इक्वल सदिश, यानी कि समान सदिश है, सदिश है। यदि अब इसके लिए क्या कंडीशन है? पहला ऑप्शन जैसे आपको दे दिया जाए, दोनों का परिमाण समान हो, दोनों का परिमाण कैसा हो? समान हो। और जैसे कि बी ऑप्शन दे दिया जाए, दोनों के मध्य जो एंगल है कोण वो कितना हो? 0 डिग्री हो। और जैसे कि थर्ड ऑप्शन दे दिया जाए सी, दोनों के मध्य कोण कितना हो? 180 डिग्री हो। और जैसे डी ऑप्शन दे दिया गया ए व बी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समान सदिश क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो समान सदिश क्या है? वह सदिश वे सदिश जिनका परिमाण यानी जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिशा दोनों सेम हो, तो वे सदिश कैसे कहलाते हैं? इक्वल सदिश कहलाते हैं। तो देखिए अपने ऑप्शन चेक करते हैं पहले। तो पहला ऑप्शन क्या है? इसके आप समान सदिश की 2 कंडीशन हो गई अपने पास, यानी कि एक तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए और दूसरा उसकी डायरेक्शन। ठीक है, अपने पास 2 कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं, दोनों का परिमाण समान हो, तो ये एक कंडीशन फॉलो करता है, लेकिन अब ये अपना आंसर नहीं बना। ठीक है, उसके बाद दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री हो, तो 0 डिग्री से मतलब क्या है? जैसे कि ये 2 सदिश अपने सदिश हो गए, जैसे कि ये सदिश हो गया और इसी पे अपना बी सदिश लेते हैं अपन, बी सदिश। तो ए सदिश और बी सदिश दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके मध्य कोण क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, तो दोनों के मध्य 0 डिग्री से क्या मतलब है कि दोनों किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन को फॉलो करता है। फिर आता है दोनों के मध्य कोण 80 डिग्री हो। अब यहाँ पर देखें 80 डिग्री का क्या मतलब है? जैसे कि पहला अपना हो गया बी, ए सदिश ये हो गया और बी सदिश दूसरा इसके विपरीत। ठीक है, तो ये कितना हो गया? इनके मध्य 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये तो दोनों विपरीत सदिश हो गए, लेकिन अपने जो समान सदिश है उसकी कंडीशन क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या है? ए और बी। तो ए और बी दोनों ऑप्शन मिलकर समान सदिश की जो कंडीशन है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी। ठीक है, तो इस प्रकार से समान सदिश से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन कौन सा सदिश? यूनिट सदिश यानी एकांक सदिश। तो दूसरा आता है अपना यूनिट सदिश, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। ठीक है, तो देखते हैं एकांक सदिश से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एकांक सदिश किसे कहते हैं? वह सदिश जिसका परिमाण कैसा हो? 1 हो, तो वो कैसा सदिश कहलाता है? समान सदिश कहलाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब एकांक सदिश का उपयोग कहाँ पर किया जाता है?
तो इसका उपयोग किया जाए डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या होती है, जो सदिश अपन को दिया जाता है उसकी दिशा ही एकांक सदिश की दिशा होती है। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, जैसे क्वेश्चन आ गया अपने पास, जैसे कि यदि सदिश 0.i प्लस 0.j प्लस c कैसा है, एकांक सदिश है, यानी कि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो c इक्वल टू क्या होगा, यानी यहाँ पर अपन को c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, जैसे कि हमको पता है एकांक सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण समान हो। तो आपको सबसे पहले तो किसी भी वेक्टर यानी सदिश का परिमाण निकालना आना चाहिए, उसके बाद ये इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कम से कम वो तो निकालना ही आना चाहिए इसका परिमाण। ठीक है, तो इस कंडीशन दे रखी है, कैसा सदिश है अपन पास, एकांक सदिश, तो इसका परिमाण निकालते हैं। तो इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका रूट इक्वल टू इसका परिमाण क्या है, फिर एक ये हो गया अपना पास। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 प्लस 0.64। ठीक है, और ये हो जाएगा c स्क्वायर। अब जैसे रूट को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एक आ गया अपने पास। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 और 4 कितने हो गए 9, और 6 2 कितने हो गए 8, तो ये हो गए 0.89 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यहाँ से अपने पास दो कंडीशन बनती है, फर्स्ट क्या बनेगी, 0.89 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू -1, और सेकेंड क्या बनती है, 0.89 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है, तो आपको पता है ये पॉजिटिव है 0.89, और किसी भी संख्या वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगी। तो ये टोटल कितना हुआ, पॉजिटिव यार, लेकिन अपन को इसका आंसर क्या दे रखा है, नेगेटिव, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कंडीशन अपनी कैंसिल हो गई। अब यहाँ से इसका निकालते हैं c की वैल्यू, तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 0.89, तो यहाँ से इसका कितना आ जाएगा 0.11, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो c बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 0.11। ठीक है, तो इस प्रकार से एकांक सदिश से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको अच्छी तरीके से कर लेना। इसके बाद अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से बनता है, अब इसके बाद अपना क्वेश्चन बनता है सदिशियों का जो त्रिभुज नियम है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके बाद अपना क्वेश्चन कहां से बनेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिशियों का त्रिभुज नियम, सदिशियों का त्रिभुज नियम। तो इससे इस पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सदिशियों का त्रिभुज नियम क्या होता है। तो सदिशियों का त्रिभुज नियम क्या कहता है, अगर कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करे तो उनका जो परिणामी होगा वो उस तीसरी भुजा के इक्वल होगा। तो अपने पास जैसे कि ये सदिश हो गई ए सदिश और ये हो गया बी सदिश, तो इनका जो परिणामी है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इसका परिमाण क्या होगा, ए सदिश प्लस बी सदिश। तो जो अपना परिणामी है वो क्या होगा, इन दोनों सदिशों के योग के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से आर सदिश का परिमाण क्या होगा, परिमाण निकाले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और इसके रूट। तो ये होगा इसके परिमाण का फॉर्मूला।
इस पे आधारित काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर इसके थीटा है वो कहाँ से आया, ये सदिश की डायरेक्शन और ये बी, तो इन दोनों के मध्य जो कोण है वो क्या है, थीटा, तो ये आ गया। अगर इनकी जो परिणामी की डायरेक्शन निकालें तो वो आएगी अल्फा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए टेन अल्फा इज इक्वल टू, ये हो गया अपने पास बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये इसके डायरेक्शन के लिए अपने पास फॉर्मूला हो गया, दोनों को याद रखना, ठीक है। अब इस पे से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर इस फॉर्मूले पर बनता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि इस पे आधारित क्वेश्चन बनाते हैं। यदि किसी बल के आयताकार घटक क्या 5 न्यूटन व 8 न्यूटन है, तो इनका परिणामी होगा, ठीक है। तो आपको दे रखा है कि किसी बल के जो आयताकार घटक है, यानी कि ये कोई आपके पास आयताकार है ऐसे, तो इसके जो घटक आयताकार घटक है, तो इसके पहला घटक जैसे कि ये हो गए, जैसे कि ये हो गया अपना 5 न्यूटन और ये हो गया 8 न्यूटन, यानी कि ये हो गया अपने पास, जैसे कि इसको मान लिया अपन ए सदिश और ये हो गया अपने पास बी सदिश। तो ये दो सदिश हो गए। आपको पता है कि आयत के दो क्रमागत भुजाओं के मध्य कोण कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस यहाँ से ये फॉर्मूले से अपन इसका परिणामी याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये इनका परिणामी होगा, तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 8, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 इंटू 5 इंटू 8 और cos 90 डिग्री, ये इसके रूट हो गया। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस यहाँ पर ये इसकी वैल्यू cos 90 क्या होता है 0, तो ये टोटल 0 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया। अब यहाँ से इसको ऐड करें तो 5 और 4 कितने हो गए 9 और 6 और 2 कितने हो गए 8, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपने पास इसका परिणामी आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन बनता है आपके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इस नियम पर आधारित कुछ स्पेशल केस बनते हैं। जैसे कि स्पेशल केस में देखें अपना पहला, इफ यदि, यानी जो थीटा दें तब क्या होगा, जो आर की वैल्यू आएगी जो परिमाण आएगा आर मैक्सिमम होगा, वो इसकी वैल्यू क्या होगी ए प्लस बी, एंड जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 डिग्री। इसके बाद देखते हैं सेकंड केस में, इफ यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो, थीटा इक्वल टू ये हो गया 0 डिग्री और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो 180 डिग्री, तब इनके मध्य जो आर का जो परिमाण आएगा वो क्या होगा मिनिमम होगा। तो आर मिनिमम क्या होगा ए माइनस बी, एंड जो अल्फा की वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले से वो क्या आएगी अपने पास 0। यहाँ पर जो ए अपना है ये बड़ा होगा बी से, ठीक है। इसके बाद थर्ड पे आता है अपना, जब थीटा की वैल्यू क्या हो
90 डिग्री हो, देन तब क्या होगा, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड, और जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, tan इनवर्स b अपॉन ए। ये इसके लिए हो गया। फोर्थ नंबर पे जो केस आता है अपना वो आएगा, इफ यदि ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण अगर इक्वल हो, देन तब क्या होगा, r इक्वल टू क्या होगा, 2a cos थीटा बाई 2 एंड, और जो अपने पास अल्फा की जो डायरेक्शन आएगी तो वो क्या होगा, थीटा बाई 2। तो ये इसके स्पेशल केस हो गए इस नियम पर आधारित। अब इसमें पहला और दूसरा इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, तो इसमें आएगा, यानी कि अगर दो सदिश हैं ए और बी सदिश, तो इनका परिमाण न्यूनतम होने के लिए इनके मध्य कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री। ठीक है, और सॉरी, ए और बी सदिश के मध्य जो इनका परिणामी होगा उनका मान अधिकतम प्राप्त करने के लिए उनके मध्य कोण कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। और वहीं अगर न्यूनतम प्राप्त करना हो तो उनके मध्य कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों पर ये क्वेश्चन बनते हैं। और फिर अपना जो फोर्थ केस है इस पर आधारित कुछ केस और बनेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अपन इस पे आधारित करते हैं क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो इस तरफ हो गए आपके एंगल, ठीक है, और इस तरफ आगे आपके आर जो परिणामी है वो 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो इस पर आधारित केस क्या बनते हैं, अपन को बताया कि अपना परिमाण यहाँ पर ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण कैसे हैं, इक्वल है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन बनेगी, यानी कि दोनों के मध्य कोण कितना हो, थीटा कितना हो, 0 डिग्री। तो जो अपना परिणामी आएगा वो परिणामी क्या आएगा, तो यहां से अगर इसमें वैल्यू पुट करें थीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 का cos 0 है और अपॉन में 2 है, तो इसमें 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहां से अपना आर मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 2a। इसके बाद देखते हैं अपन सेकंड पे, अगर दोनों के मध्य कोण कितना हो, 60 डिग्री, ठीक है, या π/3, ये रेडियन में हो गया, ये डिग्री में हो गया। तो इस कंडीशन में जो अपना आर आएगा तो वो क्या आएगा, √3a। ठीक है, यहां से इसकी वैल्यू रखेंगे 60 cos 60 डिग्री हो गया, अपॉन में 2 है, तो ये कितना हुआ है, cos 30 का मान कितना होता है, तो इसकी वैल्यू होगी √3/2। तो यहां से 2 है, इंटू में तो 2 से 2 कट गया है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3। ठीक है, और ये अपना यहाँ पर है, तो ये जो यहाँ पर इसका परिमाण होगा तो वो कितना आएगा, √3a। इसी प्रकार से अगर थर्ड देखें, जैसे कि 90 डिग्री रेडियन में π/2, तो इसके लिए इसका आर जो मान मैक्सिमम है वो कितना आ जाएगा, √2a। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा फिर अपना, जैसे कि x 120 डिग्री, ठीक है, तो इसके लिए 120 डिग्री के लिए अपना पास जो आर की जो परिमाण है अपना वो क्या आएगा, r इक्वल टू a। ठीक है, और इसके बाद फिफ्थ नंबर का जो अपना केस बनता है वो कितने डिग्री पे बनता है, 180 डिग्री पे। तो इसके लिए जो r की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी अपने पास, 0। ठीक है, तो इसमें आपको एक फोर्थ नंबर वाला ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि दो सदिश
परिमाण में अगर समान है तो उनका परिणामी उनके समान प्राप्त करने के लिए उनके मध्य कोण कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। या फिर इस तरीके से पूछ सकता है, यानी कि दो सदिश जिनका परिमाण समान हो तथा जो एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पे है, 120 डिग्री यानी 120 डिग्री के कोण पर है, तो उनका परिणामी क्या होगा, उनका परिणामी उन्हीं में से किसी एक के परिमाण के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे r इक्वल टू ए, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो, 120 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार आप ध्यान में रख लेना। ये स्पेशल जो अपने केस है उसमें भी सबसे स्पेशल केस जिसको बोल सकते हैं अपन मोस्ट स्पेशल केस। ठीक है, तो ये हो गया, आपको इसको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से इसके अंदर। ठीक है, बाकी पूछ तो कहीं भी सकता है, लेकिन ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अब जो 120 डिग्री है इस पे आधारित क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, कॉन्सेप्ट बेस पे। डिग्री इस पर जो कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे हैं, तो देखिए कैसे हम किस प्रकार हैं। तो ऐसे कोई दो सदिश जिनका परिमाण समान हो, ठीक है, यानी कि दो सदिश जैसे कि मान ले ए और बी दो सदिश अपने पास, जिन ये कैसे हैं, समान सदिश है। ठीक है, यानी इनकी डायरेक्शन भी सेम और परिमाण भी इनका सेम ही है। ठीक है, तो इनका जो परिणामी प्राप्त होगा वो कैसा होगा, इनके इक्वल ही होगा। जैसे कि आर जो परिणामी होगा इनका आर सदिश, तो वो इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, अब इसमें एक नेक्स्ट और देखें ऐसे, अगर कोई दो सदिश समान जिनका परिमाण समान है, ठीक है, जैसे कि अपना ए सदिश हो गया और ये बी सदिश हो गया। ठीक है, और इनके मध्य कोण मान ले कितना, 120 डिग्री। ठीक है, तो इनका जो परिणामी होगा वो इन्हीं में से किसी एक के परिमाण के इक्वल होगा। यहाँ पर इनके दोनों के परिमाण सेम है, यानी कि ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण दोनों के इक्वल है। तो इनका जो परिणामी आएगा, जैसे इनका परिणामी इन दोनों के बिल्कुल मिड में आएगा। ठीक है, जैसे कि आर सदिश हो गया। ठीक है, तो आर सदिश का जो परिमाण है वो इनके इक्वल ही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई तीन सदिश जिनका परिमाण समान हो और वो एक दूसरे से कितने डिग्री के, 120 डिग्री के एंगल पर हो, तो इनका परिणामी है वो शून्य होगा। किस प्रकार से, जैसे कि ये अपने पास तीन सदिश हो गए, ये ए सदिश, ये बी सदिश और ये सी सदिश। ठीक है, ये तीन सदिश हो गए, इनके मध्य सभी के मध्य कोण कितना है, 120 डिग्री, इनके मध्य भी 120 डिग्री और इनके मध्य भी 120 डिग्री। ठीक है, तीनों के इनके यहाँ पर परिमाण समान सदिश है, यानी सॉरी इनके परिमाण समान है, केवल परिमाण समान है, सी सदिश। ठीक है, तो ये सदिश हो गए समान परिमाण वाले। ठीक है, इनके तीनों के परिमाण समान है, तो इनका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो वो किस प्रकार, आइए देखते हैं। जैसे कि पहले इन दोनों का निकाले अपन, तो इन दोनों सदिशों का परिणामी क्या होगा, बिल्कुल इनके मिड में होगा। जैसे कि अपना ये होगा आर सदिश। ठीक है, तो इनका परिमाण भी इनके इक्वल ही होगा। ठीक है, अभी आपने स्पेशल केसों में देखा था, यानी कि दो सदिश जिनका परिमाण समान हो और वे 120 डिग्री के कोण पर हो, तो उनका जो परिणामी होगा वो उन्हीं में से किसी के एक के परिमाण के इक्वल होगा। ठीक है, और उनकी डायरेक्शन दोनों के बीच होगी बिल्कुल। ठीक है, तो ये गए इन दोनों का परिणामी ये हो गया। अब अपने पास दो डायरेक्शन में दो सदिश बचे, आर सदिश और सी सदिश। इनके मध्य कोण कितना है, इनके मध्य 180 डिग्री।
ठीक है। इन दोनों के मध्य कोण कितना हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अपने स्पेशल केसों में देखा था, यानी कि दो सदिश जिनके मध्य कोण कितना हो 180 डिग्री, तो उनके लिए जो r का वैल्यू आएगी वो क्या होगी a माइनस बी। तो यहाँ पर a की जगह अपना क्या है r और b की जगह क्या है c। अब दोनों का परिमाण सेम है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप c की जगह r, तो r माइनस r इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, ये अपना r डैश ले लेते हैं यहाँ पर इनका परिणामी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, r जो परिणामी है उसकी 0, ये इसका परिमाण आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं, यानी कि कोई तीन सदिश जिनका परिमाण समान हो और तीनों एक दूसरे से कैसे हो 120 डिग्री के एंगल पर हो, तो उनका जो परिणामी होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखने हैं, जिसमें से पहला लेते हैं। अगर जो परिमाण में समान सदिश होते हैं, यानी समान परिमाण वाले सदिश अगर किसी बंद आकृति का निर्माण करते हैं, तो उनका जो परिणामी होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा। जैसे कि मान लो अपने पास ये कोई ऐसे बंद आकृति है, ये सदिश हो गया बी सदिश, सी ये ले लेते अपन, ये सदिश बी सदिश सी सदिश, और ये हो गया अपने पास डी सदिश। तो ये बंद आकृति बन रही है, सदिशों गिरी हुई है। ठीक है, तो इनका जो परिणामी होगा r इक्वल टू, तो वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि किसी एक तल में समान परिमाण वाले कोई सदिश दे रखे हैं अपने पास, तो उनका जो परिणामी है वो शून्य प्राप्त करने के लिए, अगर शून्य प्राप्त करना चाहिए तो वो सदिश कितने होने चाहिए, तो वो कम से कम 3 सदिश होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक तल में सदिशों का परिणामी शून्य प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने सदिशों की आवश्यकता होती है, 3 सदिशों की। वहीं अगर असमान सदिश दे रखे हो आपको किस, इसके बाद अपना नेक्स्ट बनता है, जैसे कि यानी कि जो आपके पास अलग अलग तल दे रखे हैं आपके पास, जैसे कि पहला ये हो गया और सेकंड ये हो गया इसके इक्वल, तो ये अपने पास 2 तल हो गए, पहला ये और दूसरा इधर वाला, तो ये अपने पास 2 तल हो गए। तो इनमें जो 2 तलों में इनका जो परिणामी है वो सदिशों का शून्य प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने सदिशों की आवश्यकता होती है, 4 सदिशों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग समतल में या तल में सदिशों का परिणामी शून्य प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने सदिशों की आवश्यकता होगी, 4 सदिशों की आवश्यकता होगी। ठीक है, और इसके बाद एक थर्ड और बनता है अपना, जो डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है, यदि n समान सदिश, यानी कि n समान सदिश यानी समान एक दूसरे समान कोण पर हो, तो उनका परिणामी जो होगा वो कैसा होगा, शून्य के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ स्पेशल केस बनते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आपके क्वेश्चन बनेगा फिर इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट होता है आपका, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो आपका जैसे पहले तो हो गया डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन, और दूसरा होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। सदिश गुणन। तो इनके लिए सबसे पहले तो आपको इनको फॉर्मूला आना चाहिए, यानी कि आपके पास कोई 2 सदिश हैं, ए सदिश और बी सदिश, तो यहाँ पर ए डॉट बी यानी इनका अदिश गुणन क्या होगा, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण इनटू cos थीटा। ये होगा इसमें पहला। अगर वहीं पर अपन वेक्टर प्रोडक्ट देखें
तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश। तो ये क्या होगा, अगर अपन को थीटा दे रखा हो तो उस कंडीशन में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप क्या है, ये इकाई लंबवत सदिश है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर आपको एंगल न देकर घटकों के रूप में दे रखा हो तो जैसे कि आपको ये दो सदिश दे रखे हैं, ए सदिश इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप। और वही अगर आपको बी सदिश दे रखा हो, बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप। तो इनके लिए इनका डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार होगा, तो इनका होगा ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड और बी जेड। तो ये इनका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, अगर घटकों के रूप में आपको दे रखा हो तो। इसके बाद इसमें वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा, तो इसमें होगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ठीक है। तो यहाँ पर इसका परिणामी कैसे प्राप्त करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर होगा मैट्रिक्स के से इसका जो वैल्यू है वो प्राप्त करेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड और यहाँ पर होगा बी एक्स बी वाई बी जेड। इस प्रकार से हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर घटकों के रूप में सदिश दिया हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ठीक है। थर्ड, इसमें जो अपन को जो राशि प्राप्त होगी वो कैसी होगी, तो वो होगी स्केलर मतलब अदिश। और इसमें जो राशि अपन को प्राप्त होगी वो कैसी होगी, वेक्टर यानी कि सदिश राशि प्राप्त होगी इसके अंदर। इसके बाद फोर्थ नंबर पे देखते हैं, अगर इसमें से अपन को थीटा की वैल्यू निकालनी हो और अपन को डॉट प्रोडक्ट दे रखा हो तो वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ए सदिश का डॉट बी सदिश अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए सदिश बी सदिश यहाँ पर लिखेंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स। तो यहाँ से इस प्रकार से अपन थीटा की वैल्यू प्राप्त करेंगे। अगर यहाँ पर अपन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, ए सदिश का क्रॉस बी सदिश क्रॉस और ये आ जाएगा ए सदिश का परिमाण अपॉन बी सदिश का परिमाण। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, आगे लिखते हैं इसको, थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ए सदिश का परिमाण इंटू बी सदिश का परिमाण, ठीक है। तो इस प्रकार से आधारित यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे डायरेक्ट इस तरीके से आपसे इनका डॉट प्रोडक्ट पूछेगा, अगर अदिश गुणन पूछ रहा है और घटकों के रूप में सदिश दे रखा है तो आपको इस प्रकार याद करना है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसकी वैल्यू इस तरीके से निकालनी है, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू दे रखी हो तो डॉट प्रोडक्ट पूछने पर आपको इस तरीके से निकालना है और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये फॉर्मूला यूज में करना है। और थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो इस तरीके से अपन को, अगर डॉट प्रोडक्ट दे रखा है तो यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट देकर अपन से थीटा का वैल्यू पूछे तो इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से रिलेटेड इस तरीके से इक्वेशन बनते हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर ले, आपके करीब करीब यहीं से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। खासकर इसमें इम्पोर्टेंट वो है, इससे तो क्वेश्चन यहाँ से आपके मैथ वाला जो पार्ट होता है मैथ में वहां से क्वेश्चन बनता है वेक्टर का। लेकिन अगर फिजिक्स में देखा जाए तो यहाँ फिजिक्स के अंदर ये क्वेश्चन है अपना वेक्टर वाला, वो जो अपन देखे थे सदिश योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। तो वहां से अपना
क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें, उस पर जो कुछ स्पेशल केस करवाए हैं उन्हीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अपनी अच्छी सी तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, अगली क्लास में मिलते हैं।